got fully elastic. Fully fantastic. जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। But why? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक। Fully fantastic. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। यूपी में पंचायत चुनाव पर लगा ब्रेक, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। ताजमहल पर चढ़ाई गई 1331 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर, देश और दुनिया की एकता की पेश की गई मिसाल। ताजनगरी के ताजगंज में 7 दुकानें जलकर हुई राख, कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, सारा सामान जलकर हुआ राख। कुशवाहा महासभा ने आगरा जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, पंचायत चुनावों में गड़बड़ी और सांठगांठ की कही बात। आगरा में अधिवक्ताओं ने एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन, नामजद आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उठाई मांग। बीते दिनों जिला मुख्यालय में हुई थी घटना। ताजनगरी में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, 30 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। योगी सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम कागजों तक सिमटाया नजर। ताजनगरी में 1 साल से छात्रा का मन चले ने किया जीना मुहाल, थाना सदर पुलिस से शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। ताजनगरी में हेलमेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने शहरवासियों से हेलमेट लगाने की अपील। सरकार हॉस्पिटल में हुआ निःशुल्क परामर्श एवं सर्जरी कैंप का आयोजन, जरूरतमंद लोगों को शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने दिया परामर्श, रोगों से निजात दिलाने के लिए किए गए निःशुल्क ऑपरेशन। सोलर लाइट से रोशन होगी झुग्गी झोंपड़ियां, प्रदान की जाएंगी 50 सोलर लाइट। ताजनगरी में एक कर्तव्य संस्था द्वारा किया जाएगा कार्यक्रम। मेडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म रूही हुई रिलीज, राजकुमार राव के साथ अभिनय करते नजर आएंगे आगरा के अजय।
आगरा में महाशिवरात्रि पर बिल्केश्वरनाथ महादेव मंदिर पर लगे बम बम बोले के जयकारे, भक्ति में नजर आया संपूर्ण वातावरण। महाशिवरात्रि पर भक्तों ने दुग्ध अभिषेक कर किया भगवान शिव को प्रसन्न। चिकोबाद के स्टेशन रोड मेरावाला बाग स्थित महादेव मंदिर व एटा के स्थित चौमुखी महादेव मंदिर पर सजाया गया भव्य फूल बंगला। भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन कर मांगी मन्नत। बुलेट सवार युवक की दबंगई आई सामने, बीच सड़क पर 55 वर्षीय वृद्ध को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसगंज क्षेत्र की घटना। अहिल्याबाई पार्क में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन आईडीए द्वारा जन जागरण यात्रा के दौरान बैठक को हुआ आयोजन। सभी धर्मों, समुदाय, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति पर हुई चर्चा। थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित कलाकृति के सामने तड़के सुबह करीब 4 बजे आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस को मौके से एक कंकाल भी मिला है, पर अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कंकाल किसका है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी। थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित कलाकृति के सामने तड़के सुबह करीब 4 बजे आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस को मौके से एक कंकाल भी मिला, जिसकी जांच कराने के बाद मालूम होगा कि ये कंकाल किसी जानवर का है या किसी व्यक्ति का। थाना ताजगंज के शिल्पग्राम रोड पर पेठे की दुकानें और रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद सेना भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे युवकों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण करते हुए आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और सभी दुकानें दमकल आने तक जलकर खाक हो चुकी थी। लगी है, 5-6 दुकानें जल गई हैं। कोई कारण मालूम पड़ा? नहीं, कारण अभी तक कोई स्पष्ट नहीं। ये लोग जो बता रहे हैं कि लगभग 4 बजे के लगभग आग लगी है, 4-4:30 बजे। तो अभी यहाँ कोई ऐसा आसपास कैमरा भी ट्रेस नहीं हुआ जिससे पता चल सके कि आग कैसे लगी। सर, एक शब्द भी इसके अंदर मिला है। जब मेरी अभी चौकी इंचार्ज से बात हुई, मैं अभी आया हूँ, मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो बता रहे कि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। वेटनरी डॉक्टर को भी उन्होंने बुलाया है, तो उसके बारे में वो किसका सब है, पशु का है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, किसका है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि वो इतना जला हुआ है, वो बता रहे कि वो स्पष्ट सामने देखने से पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को मौके पर मिले कंकाल का पता लगाया जा रहा है कि ये किसका है। दुकानदारों ने बताया ये कंकाल किसका है पता नहीं, क्योंकि किसी भी दुकान और होटल का कर्मचारी रात को नहीं रुकता। आग किन कारणों से लगी इसका पता भी लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने के बाद दुकानदारों ने बताया कि दुकानों के बाहर रखे काउंटर और डेकोरेशन का सामान भी जलकर खाक हो गया। अगर दमकल और लेट आती तो अन्य दुकानें भी जल सकती थी। आग लगने के बाद मिले कंकाल को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कंकाल किसका है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों के अनुसार ना तो कोई गार्ड और ना ही कोई कर्मचारी रात को ठहरता है। लोगों द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ये कंकाल किसी विक्षिप्त का तो नहीं, जो कि रात को यहाँ सो गया हो, जिसके चलते यह आग की चपेट में आ गया। वहीं पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाएगी कि कंकाल आखिर किसका है और आग ये कैसे लगी। कलेक्ट्री परिसर में बीते दिनों अधिवक्ताओं के बीच हुए झगड़े को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ताओं ने जहां दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की मांग उठाई, तो वहीं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एक्ट लागू करने की भी मांग उठाई। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया था जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया था। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी थी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस बल के आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लेकर पीड़ित को उपचार के लिए भेजा था। वह इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाते हुए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अपनी आवाज बुलंद की। पीड़ित को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को नामजद करते हुए प्रशासन से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो, इसकी मांग उठाई। वहीं इस पूरे मामले में ज्ञापन मिलने के बाद एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी प्रशासनिक तौर पर
पूरे मामले की जानकारी दी। ये अधिवक्ताओं द्वारा जो है अधिवक्ता सुरक्षा जो अधिनियम कानून है उसको लागू करने के संबंध में दिया गया है। ये कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और अभी ताज़ा घटना जो है परसों हुई थी, जिसमें यहाँ एक हमारे अधिवक्ता है उनके ऊपर जो है हमला हुआ था। तो उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ये लोग मिलने आए थे। 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं और शेष की जो है गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यालय जैसी सुरक्षित जगह पर इस तरह की बाधा तो सामने आ रही है? नहीं, सामने वारदात आई है। सुरक्षा, कलेक्ट्रेट सुरक्षा और जो है कड़ी की जाएगी और एक अभियान चला करके जो अनरजिस्टर्ड अधिवक्ता है उनको हटवाया जाएगा। सर, दोनों ही पक्ष अभियुक्ता बताए गए हैं सर? नहीं, एक पक्ष तो अधिवक्ता है, दूसरा पक्ष ये कह रहा कि वो अधिवक्ता नहीं है, इसी की जांच करा करके अधिवक्ता नहीं तो उसका जो है चैम्बर और सीट उसके यहाँ हटवाई जाएगी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों के अनुसार घटनाक्रम वाले दिन वे और उनके अधिवक्ता साथी हर रोज की तरह जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए और यहां अधिवक्ता राहुल पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अधिवक्ता पर जिन लोगों ने हमला किया और जिन लोगों को नामजद किया गया है उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को नारेबाजी की। बहरहाल जिस तरह से जिला मुख्यालय पर जहां जिले के पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां एक अधिवक्ता पर इस तरह का हमला होने से यहां के सुरक्षा इंतजामों की पोल जरूर खुली है। बहरहाल अब देखना होगा कि ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध करता है। शुक्रवार को अहिल्याबाई पार्क में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन आईडीए द्वारा जन जागरण यात्रा के दौरान बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह ने 74 वर्ष की आजादी के विद्वान सभी धर्मों, समुदाय व जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आदि किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं की, उस पर चर्चा की। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन आईडीए की जन जागरण यात्रा के दौरान शुक्रवार को आईडीए के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनगर भैया ने बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि 74 वर्ष की आजादी में देश के विद्वान सभी धर्मों, सुविधा एवं जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आदि किसी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली, जिसकी वजह से 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक एवं शैक्षिक राजनीति स्थिति बहुत दयनीय है। किसानों के उत्थान के लिए कृषि क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। देश में शक्ति, निःशुल्क एवं समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए ताकि गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर प्राप्त हो। भारत में गरीबी, कुपोषण, भुखमरी आदि समस्याओं के निराकरण हेतु सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु 6000 प्रतिमाह की वोटर पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्षों तथा जो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया आईडीए गठबंधन, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम है ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का जो सामाजिक न्याय एवं आर्थिक आजादी हेतु जो जनजागरण यात्रा है, उसके तहत ही आज का कार्यक्रम रखा गया है। 23 फरवरी को यह लखनऊ से शुरू हुआ था। 23 के बाद शुरू होकर के ये उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, जालौन और कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा होते हुए आज यहाँ 12 तारीख का ये जन जागरण यात्रा का कार्यक्रम। सीमावर्ती देशों के बीच मतभेद समाप्त कर समस्याओं के स्थायी निराकरण हेतु सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु तैयार प्रतिमाह वोटर पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सीमावर्ती देशों के बीच उत्पन्न मतभेद समाप्त कर मानव कल्याण हेतु शांति और भाईचारा स्थापित हो। इसके साथ ही लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। देश के नागरिकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व सशक्त बनाने हेतु नशाखोरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मिलावटखोरी को कठोर कानून बनाकर पूर्णतः रोका जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से घनश्याम कोरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र जनता राज पार्टी, सूरज सिंह कश्यप, फतेह सिंह पाल, श्यामवीर सिंह, विजय सिंह बघेल, डॉक्टर CS धनगर, उपेंद्र कुमार धनगर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल पर आजकल शाहजहां का उर्स चल रहा है। उर्स के दौरान ही शाहजहां और मुमताज की असली कब्र को पर्यटकों के लिए खोला जाता है, ताकि उर्स के दौरान पर्यटक शाहजहां और मुमताज की कब्र को देख सकें। इस दौरान
उर्स के आखिरी दिन शुक्रवार को ताजमहल पर 1331 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल पर आजकल शाहजहां का उर्स चल रहा है। उर्स के दौरान ही शाहजहां और मुमताज की असली कब्र को पर्यटकों के लिए खोला जाता है, ताकि उर्स के दौरान पर्यटक शाहजहां और मुमताज की कब्र को देख सकें। इस दौरान ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों के लिए ताज में प्रवेश भी फ्री होता है। ये बताना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि हम अपने हिंदुस्तान की परंपराओं पर चलना चाहते हैं। तीसरी चीज हम हिंदुस्तान की चैन अमन के लिए दुआएं मांगते हैं। आज के दिन हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क चलाने वालों के लिए, हुकूमत लोगों के लिए, जो हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए सलामत की दुआ मांगते हैं। खास तौर से हमने अभी 2 दिन पहले दुआ मांगी थी, कोरोना भगाओ चादर चढ़ाओ। अब हो सकता है हमारी इस दुआ से कोरोना हिंदुस्तान से मिट जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। और हमारी ये दुआ है कि कोरोना मिटना चाहिए, नेस्त नाबूद होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की जनता कोरोना से दुखी हो गई थी, अब थोड़ा सुकून मिला है और हो सकता है हमारी दुआओं से बहुत असर होगा और हिंदुस्तान के जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर होंगी। और हमारा सपना था कि हम हिंदुस्तान के अंदर सारे मुल्क के लोगों की, सारे स्टेट के लोगों की मिलजुल के एक ऐसी हिसाब किताब बनाए जिससे को बहुत अच्छा मैसेज जाए। तो ये मैं 32 साल से मैंने उर्स के आखिरी दिन शुक्रवार को ताजमहल पर 1331 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई, जिसे सभी धर्मों और वर्गों के रंगों को सहयोग के सतरंगी चादर को ताजमहल पर चढ़ाया गया और देश और दुनिया की एकता की मिसाल पेश की गई। चादर चढ़ाने वाली खुदामे रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन ताहिर ने कहा कि इस चादर में किसी एक धर्म या जाति का रंग नहीं होता। ये चादर पूरे हिंदुस्तान की चादर है और सभी के सहयोग से इसे तैयार किया जाता है। सरकार हॉस्पिटल में चल रहे विशाल निःशुल्क परामर्श एवं सर्जरी कैंप का लाभ मरीजों ने बढ़ चढ़कर उठाया। 3 दिवसीय आयोजित हुए निःशुल्क कैंप के माध्यम से विभिन्न जरूरतमंद लोगों को शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा परामर्श के साथ साथ रोगों से निजात दिलाने के लिए निःशुल्क ऑपरेशन किए गए। ये हम लोग नॉर्मली 3 दिन का कैंप करते हैं, जिसमें आउटडोर के मरीज देखे जाते हैं और जिनके ऑपरेशन की आवश्यकता होती है उनके ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ये कल से शुरू हुआ है कैंप और 3 रोज का कैंप है। ये सत्यमेव जयते के साथ हम लोग कैंप लगाते आ रहे हैं बहुत दिनों से, और फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे साथ बाकी के भी स्पेशलिटी के लोग जुड़ गए। पहले सिर्फ गायनिक्स का, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का, बच्चों वाला कैंप, पीडियाट्रिक्स का ये लगाया करते थे। अब हमारे साथ सर्जरी, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरोलॉजी जिसमें डॉक्टर शेखर वाजपेयी यूरोलॉजी के सर्जन हैं, उनके बेटे विनायक वाजपेयी, ये दोनों बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो यूरोलॉजी के सारे केसेस वो लोग कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी डॉक्टर शरद गुप्ता कर रहे हैं, और जो गायनिक सर्जरी है वो सारी मैं और डॉक्टर देवाशीष सरकार कर रहे हैं। साथ में फिजिशियन भी देख रहे हैं, डॉक्टर एमएल पुष्लानी और डॉक्टर निखिल पुष्लानी, जो मेडिसिन के केसेस होते हैं। इसमें मरीज को जो सुविधा है वो ये है, एक तो फ्री देखा जा रहा है, फ्री दवाई दी जा रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी फ्री हो रहे हैं, ऑपरेशन भी फ्री हो रहे हैं। तो अभी तक जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें है बच्चेदानी की रसौली के ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी, दूरबीन विधि द्वारा, और जो बच्चे नहीं होते इनफर्टिलिटी उनके लिए लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, जनरल सर्जरी में गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ऑर्थोपेडिक में हड्डी वाले में डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल हैं, वो कर रहे हैं हड्डी के ऑपरेशन, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब तक करीब 20 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी चल रही है। आज के दिन भी शाम तक चलेगा, करीब 7-8 बज जाएंगे। ये जो कैंप की शुरुआत है कब से होगी? कैंप की शुरुआत रफली करीब 4 साल 5 साल हो गए। अभी क्या उद्देश्य है पूरे कैंप का? तो उद्देश्य ये है कि जो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता है और चाहता है कि अच्छे बड़े डॉक्टर्स को दिखाए, पर उनकी फीस
खास करके ऑपरेशन की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उनको सुविधा ये देने के लिए की जा रही है, जिसमें कि सत्यमेव जयते हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि दवाइयों की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब करता है। विधि से जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं बच्चेदानी के, यानी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, TLH जिसको कहते हैं, उसके लिए हमारे पास से देश विदेश से ट्रेनी भी आते हैं। मतलब लोग नाइजीरिया से, श्रीलंका से और सिंगापुर से एक आया था, और अब जो है हमारे पास इस समय हैदराबाद से और दिल्ली से 2 कैंडिडेट आए हुए हैं। क्योंकि कोविड है, इस वजह से हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल 2 कैंडिडेट्स को, एक हैदराबाद से लेडी डॉक्टर आई हैं ये लैप्रोस्कोपी विधि सीखने के लिए, और एक दिल्ली से आए हैं, वो भी लैप्रोस्कोपी विधि सीखने। लैप्रोस्कोपी के लिए हमारे पास एक बहुत फेमस सर्जन है डॉक्टर प्रदीप गर्ग, वो यही ट्रेनिंग बहुत जगह करते हैं, हमारे आगरे में हमारे हॉस्पिटल में करते हैं। ये सत्यमेव जयते का कैंप हम लोगों ने 11 तारीख से ऑपरेशन शुरू किए हैं और रोज 3-4 केसेस हो रहे हैं। अभी भी उसी के उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आज भी शायद 5-6 केसेस हो जाएंगे। मैं अब तक 7 केसेस कर चुका हूं और इसमें हर्निया हुए हैं, गॉलब्लैडर हुआ है, अम्बलाइकल हर्निया हुआ है, अपेंडिक्स हुई है ना, यही केसेस हैं जहां तक। मैं डॉक्टर शरद गुप्ता। हाँ जी, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, MD सरकार हॉस्पिटल और IVF सेंटर की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विशाल मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है। 10, 11 और 12 मार्च को ये कैंप सरकार हॉस्पिटल और सत्यमेव जयते ट्रस्ट की तरफ से किया गया था, जिसमें कि स्त्री रोग, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी और भी जितने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, किडनी रोग, जितने सारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस कैंप में करीब 150 रजिस्ट्रेशन हुए और 30 पेशेंट्स का निशुल्क ऑपरेशन किया गया। ये हमारा 20वां ऐसा कैंप है। स्त्री रोग के लिए हम 2 साल से इस तरह का निशुल्क कैंप लगा रहे हैं, जिसमें मैं स्वयं और डॉक्टर वरुण सरकार ऑपरेट करते हैं। इस बार इस कैंप को और विशाल रूप दिया गया और भी वरिष्ठ चिकित्सकों को इस कैंप में जोड़ा गया है। ऐसे ही कैंप हमारे आगरा शहर के जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उनके लिए रेगुलरली लगता रहेगा। शुक्रवार को रेडियो सिटी की ओर से एक अनोखी पहल करते हुए हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहरवासियों को हेलमेट का वितरण किया गया और उनको जागरूक किया गया कि दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही यातायात नियमों का भी पालन करें। इस अवसर पर SP सिटी रोहन P बोत्रे ने हेलमेट वितरित कर शहरवासियों से अपील की कि जब भी घर से निकलें तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। शुक्रवार को रेडियो सिटी की ओर से एक अनोखी पहल करते हुए हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहरवासियों को हेलमेट का वितरण किया गया और जागरूक किया गया कि दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही यातायात नियमों का भी पालन करें। इस अवसर पर SP सिटी रोहन P बोत्रे ने हेलमेट वितरित कर शहरवासियों से अपील की कि जब भी घर से निकलें तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि ताजनगरी में हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें। और रेडियो सिटी के कोलैबोरेशन में यहाँ पे जो भी महिलाओं ने आज हेलमेट नहीं पहना था उनको हेलमेट वितरण का कार्यक्रम जो है वो हुआ था और एक अनोखी पहल जो है रेडियो सिटी की तरफ से ये ली गई है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी ट्रैफिक नियम है उसका पालन भी करें, साथ ही में जो भी हेलमेट पहनना है, सिग्नल्स को जंप ना करना, ये सारी चीज़ों का अनुपालन जरूर करें और पुलिस व्यवस्था को इसमें और सुदृढ़ बनाने में मदद करें। मैं तो ये बोलना चाहूँगी, देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। आपको पुलिस कितना रोक लेगी, घर वाले कितना रोक लेंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि
आपको कितना सेफ रहना है, अपनी फैमिली के लिए आप कितना अवेयर रहते हैं, इसलिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। जेंट्स भी नहीं लगाते तो उनको भी आप बोलिए कि प्लीज हेलमेट लगाइए। हम लोग पीएचडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पिछले 3 साल से हम लोग ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते पता नहीं, वो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, क्या नहीं करते। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग प्लीज हेलमेट लगाएं, यूज करें। धन्यवाद। ट्रैफिक सपोर्टिंग संस्थापक अध्यक्ष और जैसे कि आज हेलमेट वितरित किए गए, लगातार आप ये अभियान चलाते आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग पिछले 3 साल से अभियान चला रहे हैं, लगभग 350 अभियान हमारे 18 मार्च को पूरे हो जाएंगे, 3 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे लगाइए, क्योंकि हेलमेट ना होने से दुर्घटना होती है, फिर उसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर का होता है, जो कि एक टाइम में बहुत कॉस्टली पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पूरा परिवार उसमें बर्बाद हो जाता है। तो सभी से विनती है कि चाहे वो आगरा में लोकल में रहें, चाहे वो शहर से बाहर जाएं, हेलमेट, सीट बेल्ट और ये ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि पुलिस भी एक टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद अल्टीमेटली अपनी स्मार्ट सिटी लगने के बाद चालान इतने महंगे हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और उसमें चालान की कीमत देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि रूल्स को फॉलो करेंगे, आपकी अपनी सेफ्टी रहेगी और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा आपको। थैंक यू सो मच। इस अवसर पर रजनी अग्रवाल ने कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हेलमेट लगाना बेहद जरूरी है, जो जनता नहीं समझती और बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाती हैं, जिससे कि उनके साथ उनके परिवार को भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है जिससे हेलमेट लगाकर बचा जा सकता है। वहीं रेडियो सिटी के सदस्यों ने बताया कि वे पिछले 3 साल से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि शहरवासियों को जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे कहीं भी जाएं तो हेलमेट को अवश्य साथ लेकर जाएं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में 3 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के संजय प्लेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने मांग की कि वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी देय का तत्काल भुगतान किया जाए। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी 3 सूत्रीय मांगों के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मांगे थी कि माह अक्टूबर 2020 से अब तक का बकाया 5 माह का वेतन, एक पेंशन का तत्काल भुगतान और प्रति माह नियमित रूप से वेतन पेंशन की भुगतान ट्रेजरी से कराया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी देयों का तत्काल भुगतान किया जाए और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके मृतक कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्य की वर्ष 2018 से अवैधानिक रूप से अवरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रारंभ की जाए। आज हम यहाँ पे 25वें दिन अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं क्रांति नेतृत्व के आधार पे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ये 25 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। 12 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन डीएम के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, परंतु शासन द्वारा हमारी तीनों मांगों में से अभी तक किसी मांग की पूर्ति नहीं की है। हमारी ना तो अभी तक 5 माह की तनख्वाह, वेतन और पेंशन रिलीज किया गया है, ना ही हमारी अनुकंपा नियुक्ति को आदेश किए गए हैं और ना ही हमारे जो पेंशनर्स के देय हैं, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पेंशन और जीपीएफ आदि, इनका भुगतान किया गया। और इस समय हमारा 25वें दिन आज हमारा आंदोलन ये चल रहा है। हमारी 3 विशेष 3 मांगे हैं, जो कि सबसे पहले हमारी अनुकंपा नियुक्ति और हमारा 5 माह का वेतन और हमारी बाकी लंबी समस्याएं और पेंशन, ये हमें नहीं मिल पा रही है। और जब तक ये भी हमें प्रोग्राम देने के लिए लखनऊ हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी से हमें जो भी निर्देश मिल रहा है, उसी के तहत प्रोग्राम यहाँ रख रहे हैं और आगे भी हमें जो भी निर्देश वहाँ से मिलेगा, उसी के तहत यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी के तहत में हम अपनी तरफ से यहाँ कोई नया काम नई बात नहीं रख रहे, जो हमें प्रांतीय कार्यकारिणी से हमारा चलता रहा है। उपरोक्त प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी संबद्ध संगठनों, उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ, डिप्लोमा इंजीनियर संगठन, लाल झंडा मजदूर यूनियन, जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन, चतुर्श्रेणी संघ, लेखाकार संघ, पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सह संयोजक राजीव गोस्वामी ने की, जिसमें निम्नलिखित कर्मचारी बलवीर सिंह, अजहर हुसैन, रामनिवास, मुकेश सांवरिया, नीलेश मित्तल, गीत कुमार, कार्यक्रम में विनीत, रामजीलाल, रामवीर शर्मा, फूल सिंह सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और कार्यक्रम का संचालन सुनील शर्मा द्वारा किया गया। धरना कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित ज्ञापन डाक द्वारा प्रेषित किया गया। शिकोबाद नगर के स्टेशन रोड मेलावाला बाग स्थित महादेव मंदिर
व एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर पर भव्य फूल बंगला सजाया गया, जहां भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन कर मन्नत मांगी। इस अवसर पर जगह जगह ठंडाई व सूखे मेवे व लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। शिकोबाद नगर के स्टेशन रोड मेलावाला बाग स्थित टुइयावाला महादेव मंदिर व एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर पर भव्य फूल बंगला सजाया गया, जहां भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन कर मन्नत मांगी। गुरुवार को दोनों मंदिरों में भव्य फूल बंगला का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान शंकर को 56 भोग चढ़ाया गया। फूल बंगला को देखने के लिए शाम से देर रात तक लोग यहां आते रहे, जहां मंदिर का छोटा प्रवेश द्वार खोल दिया गया, जहां भक्तों को सैनिटाइजर मशीन से गुजरना पड़ा। मंदिर के अंदर परिसर में भक्तों के लिए हाथों को धोने के लिए साबुन भी रखा गया था। चौमुखी मंदिर प्रांगण में बाबा भोलेनाथ की महाशिवरात्रि पर्व पर फूल बंगला व प्रसाद बांटने का कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी चल रहा है। और नगर के श्रद्धालुओं ने बहुत भारी भीड़ में आकर दर्शन किए, प्रसाद लेकर लाभ उठाया और भोलेनाथ बाबा का अभिषेक भी हुआ। इससे पूरे शहर में बहुत ही अच्छा माहौल और उत्साह रहा। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर वर्ष की बात इस वर्ष भी महादेव बाबा का विशाल शिव मेला टुइया वाले मंदिर पर आज आयोजन हुआ। सुबह से दोपहर तक सभी भक्तों ने दूध और जलाभिषेक किया। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन किए। भगवान का सजा हुआ स्वरूप अलग ही नजर आ रहा था। भक्त पूरा आनंद उठा रहे थे। वहीं मंदिरों में भगवान शिव का गुलाब, गेंदा, विदेशी आदि के फूलों से आकर्षक फूल बंगला सजाया गया। 11,000 भक्तों ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। इस अवसर पर जगह जगह ठंडाई व सूखे मेवे व लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। एक कर्तव्य संस्था द्वारा नुनियाई की झोंपड़ियों में 50 सोलर लाइट प्रदान की जाएंगी। नुनियाई की झुग्गी झोंपड़ियां अब सोलर लाइट से जगमगाएंगी। संजय प्लेस स्थित एक कर्तव्य संस्था के कार्यालय में आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में जानकारी दी गई। एक कर्तव्य संस्था द्वारा यह रविवार को 50 सोलर लाइट प्रदान की जाएंगी। साथ ही सस्ट्री डॉग्स के लिए 500 रेडियम कॉलर बैंड प्रदान किए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में मरने वाले बेजुबान जीवों को बचाया जा सके। एक कर्तव्य संस्था द्वारा नुनियाई की झोंपड़ियों में 50 सोलर लाइट प्रदान की जाएगी। नुनियाई की झुग्गी झोंपड़ियां अब सोलर लाइट से जगमगाएंगी। एक कर्तव्य संस्था द्वारा यह रविवार को 50 सोलर लाइट प्रदान की जाएंगी। साथ ही सस्ट्री डॉग्स के लिए 500 रेडियम कॉलर बैंड प्रदान किए जाएंगे, जिससे सड़क दुर्घटना में मरने वाले बेजुबान जीवों को बचाया जा सके। ये जानकारी संजय प्लेस स्थित एक कर्तव्य संस्था के कार्यालय में आयोजित रविवार को होने जा रहे सोलर लाइट डोनेशन कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन में दी गई। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य एनवायरमेंट वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर, वृद्ध एंड ओल्ड एज पीपल्स की मदद करना एंड ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। ये पिछले 2 साल से आगरा में कार्यरत है। इन 2 सालों में 2 साल की कार्यकारिणी में हम लोगों ने देखा है कि आगरे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास झोपड़पट्टी तो है, बट उनकी शामें आज भी अंधकार में हैं। उसी अंधकार को उनको दूर करने के लिए हम लोगों ने ये सोलर लाइट्स बनवाई हैं, जो कि 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाएंगी धूप की रोशनी में, और ये 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप देंगे, जिससे उनकी शामें अंधकार दूर करेंगी, उनकी शामों का अंधकार दूर करेंगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि जितने भी रोड साइड जो डॉग्स हैं, पपीज हैं, उन लोगों के आजकल बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं के कारण। इसलिए हमने ये रेडियम बैंड बनवाए हैं। ये रेडियम बैंड है, ये रात को चमकेंगे, जैसे कि कार की रोशनी इन पर पड़ेगी तो ये फोकस करेंगे और ये चमकेंगे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी उन इंडियन डॉग्स के लिए। और पिछले 2 सालों से जब से एक कर्तव्य की शुरुआत हुई है, ये लड़के मेरे साथ जुड़े हैं और जो ये काम कर रहे हैं वाकई में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये केवल मतलब ह्यूमन कॉजेज के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के कॉजेज के लिए भी आगे आते हैं। और इन्होंने हमारी भी मतलब समय समय पर मदद करी है। एक बार इन्होंने वर्कशॉप करी थी जिसमें इन्होंने खाना प्रोवाइड करवाया था सारे बच्चों को। और अभी क्रिसमस पे ये लोग आए थे जब इन्होंने टायर बेड्स बनाए थे। हमारे सारे जितने भी वहाँ के गाँव के डॉग्स थे और हमारे संस्था के जितने भी डॉग्स थे उनको ठंड से बचाने के लिए। और अभी भी ये वाला काम कर रहे हैं। और रेडियम कॉलर्स का जो जगह जगह काम होता है, पहली बार किसी ने आगरा में ये इनिशिएटिव लिया है और हम लोग को बहुत गर्व है एक कर्तव्य टीम पे। मेरी कंपनी CSR एक्टिविटीज में बहुत पार्टिसिपेट करती है। सो बीइंग इनटू CSR एक्टिविटीज हमारे को कोई चाहिए था जहां पर हम खुद जाकर मतलब लोगों के साथ जुड़कर कुछ काम कर सकें।
तो एक कर्तव्य मेरे को पता था, नाम मैंने सुना हुआ है, काफ़ी देखा भी हुआ था इनका काम, तो उसकी वजह से फिर मैंने अपनी कंपनी में बात करी है। तो मेरी कंपनी ने फिर फंड अरेंज करके CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हमने ये स्पॉन्सर किया है सारा। संस्था के अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि दीपावली पर वे अपनी टीम के साथ नुनिहाई की झुग्गी झोपड़ियों में कुछ सामान डोनेट करने गए थे। यहाँ रंगोली बनाने के लिए उन्हें अपनी बाइक की लाइट का सहारा लेना पड़ा। यहाँ लोग किस तरह खाने पीने की व्यवस्था तो कर लेते हैं, लेकिन शाम होते ही पूरे क्षेत्र में अंधेरा पसर जाता है। इसी उद्देश्य के साथ 2 घंटे में सूरज की रोशनी से चार्ज होने वाली 50 सोलर लाइट डोनेट करने का विचार आया। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में सोलर लाइट डोनेट करने का कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, जिससे दिन ढलने पर शहर की झुग्गी झोपड़ियों में भी रोशनी बिखर सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्था के अमित गौतम, RN गोस्वामी, विनीता अरोरा, खुशबू गुप्ता, काव्य दीक्षित, ध्रुव ठाकुर, प्रमोद बालदानी, यशु आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। शुक्रवार को कुशवाहा महासभा ने जिला मुख्यालय पर पंचायत चुनावों में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी प्रधान पद के प्रत्याशियों के साथ साठगांठ करके पूरे जिले में बूथ बदलने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले भी कई बार शिकायतें की गई हैं, परंतु अभी तक उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बूथ बदलने का खेल जारी है और जो संविदा कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार जगह जगह तहसीलों में उपजिलाधिकारी तथा अन्य अधिकारियों से साठगांठ करके और जो प्रधान पद के जो प्रत्याशी हैं उनसे साठगांठ करके और मोटा धरनाव लेकर के पूरे जिले में बूथ बदलने का खेल जारी है। इसको लेकर के हमारे द्वारा पहले भी कई बार शिकायतें लिखित रूप में की गई। DM साहब को ज्ञापन दिया गया, ACM 5th को ज्ञापन दिया गया, मगर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक ऐसा ही प्रकरण ये जाजऊ ग्राम पंचायत ब्लॉक सैया तहसील खेरागढ़ का मामला है। इससे पहले भी 3 बार इसको बूथ को चेंज कर दिया गया है। कुर्री जो मतदेय स्थल है वो जाजऊ से 3 किलोमीटर से अधिक है, मगर नियम विरुद्ध तरीके से उसको पुनः जाजऊ में किया जा रहा है। और इसमें वहां का जो हरनाम परमार है, जो संविदा कर्मचारी हैं, जिसको प्रभारी बनाया गया है मतदान का, वही प्रधान पद के प्रत्याशियों से धरना लेकर के इस खेल को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उसको जो है कि अभी 28 दिसंबर को उसको चेंज किया गया था। फिर पूर्व प्रधान के द्वारा और स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो उसको पुनः उस जगह से स्थापित कर दिया। मगर मैं मीडिया के माध्यम से आगरा के पुलिस और प्रशासन के संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, 2015 का जब पंचायत चुनाव था उस समय भी मैंने जिले के जिलाधिकारी और SSP को बोला था कि ये अति संवेदनशील मामला है और यहाँ कभी भी खूनी संघर्ष होगा अगर बूथ बदला जाता है तो। नियम विरुद्ध तरीके से उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी और SDM खेरागढ़ के द्वारा चुनाव से 2 दिन पूर्व भी बूथ स्थल कुर्री था, मगर वहां से उन लोगों ने जाजऊ में मतपेटियां रखवा दी और जब मत पड़ने लगे तो दोनों पक्ष के लोग भिड़ गए। वहां 4 लोगों के अंदर गोलियां पड़ी थी और एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। जब मौके पर जिले के DM और SSP पहुंचे तो उन्होंने अपनी जान खेतों में भागकर बचाई थी। और ऐसी ही घटना अब तहसील खेरागढ़ के अंतर्गत, ये जाजऊ पंचायत नहीं, ये पूरे जिले का मामला है। जब मतदान होगा, जब फर्जी बूथ आएंगे, फर्जी वोटर आएंगे तो वहाँ शांति व्यवस्था भंग होगी। और इसी को लेकर के हम DM साहब को ज्ञापन देने। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म रूही सुपरहिट हॉरर कॉमेडी स्त्री का दूसरा पार्ट है। फिल्म रूही गुरुवार को संजय प्लेस स्थित कॉस्मोस मॉल के गोल्ड सिनेमा में रिलीज हुई। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव के साथ ताजनगरी के अजय अभिनय करते नजर आए। फिल्म प्रोडक्शन टीम रूही का प्रीमियर शो गोल्ड सिनेमा में आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के 5 शो दर्शकों के लिए आयोजित किए गए। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी सुपरहिट फिल्म हॉरर कॉमेडी स्त्री का दूसरा पार्ट फिल्म रूही गुरुवार को संजय प्लेस स्थित कॉस्मोस मॉल के गोल्ड सिनेमा में रिलीज हुई। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार राव के साथ ताजनगरी के अजय अभिनय करते नजर आए। फिल्म प्रोडक्शन टीम रूही का प्रीमियर शो गोल्ड सिनेमा में आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म के 5 शो दर्शकों के लिए आयोजित हुए। इसमें पहले आगरा के अजय सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और वेब सीरीज के एक्टर कमलेश सावंत के साथ काम कर चुके हैं। बड़े पर्दे पर अजय पहली बार नजर आए। मेरा नाम अजय कुमार सेन है जी, मैं आगरा से जी। ये फिल्म
मेकअप प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है जी, जो आज ये फिल्म रिलीज हो रही है पूरे देश भर के सिनेमा हॉलों में जी। और इस फिल्म में जो मुख्य किरदार हैं राजकुमार राव, जानवी कपूर जी एंड वरुण शर्मा जी। इस फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है? इस फिल्म की शूटिंग आगरे में और जैसे आगरा शहर की छोटी काफी जगहों पर शूटिंग हुई है जी। और ये मटेश्वर में भी शूटिंग हुई है। इससे पहले किस किस में आपने किरदार निभाया है? इससे पहले मैंने क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया जी और एक वेब सीरीज में जो कमलेश सावंत जी के साथ में मैंने लीड कैरेक्टर में काम किया था जी। रूही हॉरर कॉमेडी सुपर डुपर हिट फिल्म स्त्री का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में आगरा के अजय ने पंडित का किरदार निभाया है। वहीं कलाकार अजय का रूही फिल्म प्रोडक्शन के साथ काफी अच्छा अनुभव रहा। यह फिल्म मेडॉक फिल्म्स बैनर तले बनाई गई है। रूही फिल्म के प्रोडक्शन टीम के हेड जगदीश व लाइन प्रोड्यूसर प्रमोद राणा है। सदी के महानायक महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक द्वारा अभिनीत फिल्म 10वीं इस बैनर तले बनाई गई है। फिल्म रूही की शूटिंग आगरा के बटेश्वर और कैलाश क्षेत्र में हुई। इस फिल्म में मथुरा और आगरा के कई जाने माने कलाकारों ने कुशल अभिनय किया है। इस फिल्म के ट्रेलर में आगरा के दीपक सेन अभिनय करते दिखाई देंगे। साथ ही मथुरा के कलाकार रिक्की शर्मा, अरुण सिंह और ठाकुर दुर्ग सिंह उर्फ दुग्गी भैया कुशल अभिनय करते हुए गुरुवार को संजय प्लेस स्थित कॉस्मोस मॉल के गोल्ड सिनेमा में नजर आए। मेडॉक्स फिल्म के बैनर तले बनी सुपरहिट हॉरर कॉमेडी स्त्री का दूसरा पार्ट फिल्म रूही में श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर, राजकुमार राव, वरुण शर्मा, अजय सेन व दीपक सेन आदि ने मुख्य कलाकारों के रूप में कार्य किया है। बिल्केश्वर नाथ महादेव मंदिर के पट खोलते ही बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे। मौका था गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व का। हर कोई भक्त प्रातः की बेला के दर्शन करना चाहता था। महाशिवरात्रि महोत्सव बिल्केश्वर नाथ महादेव भक्त मंडल के तत्वाधान में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत शिव बारात को महापौर नवीन जैन ने हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही रात्रि में जागरण में भोलेनाथ के 4 महाश्रृंगार और 4 महाआरती हुई। रात्रि जागरण में भगवान शिव और पार्वती की शान में सुप्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुति दी। गुरुवार को बिल्केश्वर नाथ महादेव मंदिर के पट खोलते ही बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे। मौका था महाशिवरात्रि पर्व का। हर कोई भक्त प्रातः की बेला के दर्शन करना चाहता था। मंदिर के महंत पंडित सुनील कांत नागर, पंडित कपिल नागर ने जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ जेयर चढ़ाकर भोले बाबा से अपनी अपनी मनोकामनाएं की। शोभा यात्रा में हम भगवान शिव की शोभा यात्रा में चल रहे हैं। ये बल्केश्वर नाथ की कृपा है कि आज इस बल्केश्वर क्षेत्र में कमला नगर से ये शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और भोलेनाथ जिस प्रकार से आगरा के चारों कोनों पर हमारे बल्केश्वर नाथ, कैलाश नाथ, कथवीनाथ, राजेश्वर नाथ और साथ में मंडपेश्वर नाथ आगरा के लोगों पर कृपा बनाए हुए हैं। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ की हम पे कृपा रहेगी और कोरोना भागेगा, भारत जीतेगा। आज भोले बाबा की बारात निकल रही है इस कमला नगर प्रांगण में। आप देख रहे होंगे सड़कों में पूरे भोले बाबा के भक्त पूरे बारात लेके महादेव मंदिर की ओर जा रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कोरोना जो अभी आया था, महामारी आई थी, उसके 1 साल बाद जो आज मंदिर के पट खुले हैं, ये भगवान का ये है कि अब कोरोना चला गया है और भगवान के आशीर्वाद से हर पूरा देश खुशहाल रहेगा। महाशिवरात्रि महोत्सव बिल्केश्वर नाथ महादेव भक्त मंडल के तत्वाधान में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत महापौर नवीन जैन ने शिव बारात का दीप प्रज्वलित करके झांकियों को हरी झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। बारात साईं मंदिर कमलानगर से प्रारंभ होकर कपड़ा मंदिर, बल्केश्वर चौराहे होते हुए बिल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंची। देवादिदेव भगवान बल्केश्वर महादेव मंदिर पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आज भगवान शिव की बारात निकाली जा रही है। भक्त आह्लादित होते हुए भगवान शिव की उत्साह के साथ बारात में शामिल हो रहे हैं। और यह बारात साईं मंदिर से शुरू होकर बल्केश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी और वहां पर रात्रि जागरण होगा। बाबा बिल्केश्वर नाथ भक्त मंडल के तत्वाधान में 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज बारात निकाली जा रही है कमलानगर से और
सभी लोगों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सफल बनाने का कष्ट करें। कल मंदिर में महिला संगीत होगा 3 बजे से। बाबा बिल्केश्वरनाथ की झांकी मनोहर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो भगवान शिव साक्षात हमारे साथ चल रहे हों। शिव बारात जैसे ही बल्केश्वर मंदिर पहुंची तो पूरे मंदिर की छटा निहारने ही बनती थी। पूरा मंदिर परिसर देशी विदेशी फूलों से महक रहा था। शिव बारात का भव्यतम स्वागत पुष्प वर्षा कर किया गया और पूरा परिसर पुष्पों से भरा हुआ लग रहा था। इसके साथ ही रात्रि जागरण में भोलेनाथ के 4 महाश्रृंगार व 4 महाआरती हुई। भोलेनाथ को पहले पहर में चांदी का प्राचीन मुकुट पहनाया गया व चौथे पहर में महकते हुए फूलों से दूल्हे बने भोलेनाथ के अद्भुत श्रृंगार की आरती हुई। रात्रि जागरण में भगवान शिव व पार्वती की शान में सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुति की गई। आज ये बड़ा ही खुशी का पर्व है और एक बहुत हमारे जो पूर्वजों का आशीर्वाद है कि भगवान जो है बल्केश्वर नाथ महाराज की जो महादेव जी की जो बारात है उसमें जो है हमें जो है सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला और उनका आशीर्वाद मिला। उनके जो महंत हैं कपिल नागर जी महाराज बल्केश्वर मंदिर के, उनका आशीर्वाद मिला। ये इससे बड़ी सौभाग्यवान था। और आप ये देख रहे हैं कि ये बारात ही नहीं है, इसमें पूरा जनसैलाब है, आगरे का पूरा जनसैलाब है और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए उस बारात में जो है सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, भूत के रूप में हो, 50 के रूप में हो, किन्नर के रूप में हो। इसका ये जो एक अलग ही आनंद आता है और इसको कहने का हम जो आगरा वासी अपने को बड़े धन्य महसूस करते हैं कि ऐसे जो है कार्यक्रम में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। आज हमने लहंगा पहना है, जैसे हम अपने घर की शादी में तैयार होते हैं उसी तरह से हम भोले बाबा की शादी में और अच्छे से उमंग से तैयार हुए और हमने वही सब ज्वेलरी मेहंदी तक लगवाई है। बिल्कुल बाबा की शादी में अपने घर से ज्यादा अच्छे से शादी की तरह तैयार हुए। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे निकेतन से भगवान भोले की बारात प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही शुक्रवार को प्रातः 7 बजे खप्पर पूजन व भंडारे का प्रसाद वितरण हुआ। दोपहर 2 बजे महिला संगीत का कार्यक्रम हुआ। उक्त कार्यक्रम की व्यवस्था प्रमुख रूप से अर्चित पांड्या, अनुभव पांड्या, अर्पित पांड्या, अमित ग्वाला, गौरव, जितेंद्र, सुनील भाटिया, महादेव मंदिर भक्त मंडल के सभी सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक बुलेट सवार युवक का 55 वर्षीय वृद्ध को पीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो का एसएसपी फिरोजाबाद अजय कुमार पांडे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक की पहचान कराकर 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर वैधानिक कार्यवाही की। घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के इटावा रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर ए.के. राजपूत के सामने का है, जहां 55 वर्षीय वृद्ध अपनी साइकिल से जा रहा था। तभी पीछे से आ रहे दबंग बुलेट सवार युवक ने पहले वृद्ध की साइकिल में टक्कर मारी, जिससे वृद्ध नीचे गिर पड़ा। वहीं युवक और वृद्ध के बीच कहासुनी शुरू हो गई और वहीं दबंग बुलेट सवार युवक ने अपनी दबंगई दिखाते हुए 55 वर्षीय वृद्ध को उसकी साइकिल से बार बार पीटता रहा और वहां से निकलने वाले आसपास के लोग ये दृश्य को देखते रहे। किसी ने भी वृद्ध को बचाने का प्रयास नहीं किया। इसके साथ ही पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। वहीं पीड़ित वृद्ध ने सिरसागंज थाने में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है। यह प्रकरण थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें एक वीडियो वायरल होता हुआ संज्ञान में आया, जिसमें एक बाइक सवार युवक एक तकरीबन 55-60 वर्ष के व्यक्ति की पिटाई करता नजर आ रहा है। साथ ही उस पर उसी व्यक्ति की साइकिल को उठा करके फेंकता हुआ नजर आता है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया और इसके आधार पर पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह भारतीय दंड विधान की 5 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान कर ली गई, उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। इन सुसंगत धाराओं के आधार पर और उसने जो कृत्य किया है उसके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां वायरल वीडियो का फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक की पहचान कराकर भारतीय दंड अधिनियम के तहत 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज।
खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली इलास्टिक, फुली फैंटास्टिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। तो आइए रुक कर लेते हैं शहर की कुछ खास खबरों की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। यूपी में पंचायत चुनाव पर लगा ब्रेक, हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक। सोमवार को सरकार दाखिल करेगी जवाब। ताजमहल पर चढ़ाई गई 1331 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर, देश और दुनिया की एकता की पेश की गई मिसाल। ताजनगरी के ताजगंज में 7 दुकानें जलकर हुई राख, कंकाल मिलने से मचा हड़कंप, सारा सामान जलकर हुआ राख। कुशवाहा महासभा ने आगरा जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, पंचायत चुनावों में गड़बड़ी और सांठगांठ की कही बात। आगरा में अधिवक्ताओं ने एडीएम सिटी को सौंपा ज्ञापन, नामजद आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की उठाई मांग। बीते दिनों जिला मुख्यालय में हुई थी घटना। ताजनगरी में उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन, 30 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। योगी सरकार का मिशन शक्ति कार्यक्रम कागजों तक सिमटाया नजर, ताजनगरी में 1 साल से छात्रा का मन चले ने किया जीना मुहाल, थाना सदर पुलिस से शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। ताजनगरी में हेलमेट वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने शहरवासियों से हेलमेट लगाने की अपील। सरकार हॉस्पिटल में हुआ निःशुल्क परामर्श एवं सर्जरी कैंप का आयोजन, जरूरतमंद लोगों को शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने दिया परामर्श, रोगों से निजात दिलाने के लिए किए गए निःशुल्क ऑपरेशन। सोलर लाइट से रोशन होगी झुग्गी झोंपड़ियां, प्रदान की जाएंगी 50 सोलर लाइट। ताजनगरी में एक कर्तव्य संस्था द्वारा किया जाएगा कार्यक्रम।
मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म रूही हुई रिलीज। राजकुमार राव के साथ अभिनय करते नजर आएंगे आगरा के अजय। आगरा में महाशिवरात्रि पर बिल्केश्वरनाथ महादेव मंदिर पर लगे बम बम बोले के जयकारे। भक्ति में नजर आया संपूर्ण वातावरण। महाशिवरात्रि पर भक्तों ने दुग्ध अभिषेक कर किया भगवान शिव को प्रसन्न। चिकोबाद के स्टेशन रोड मेरावाला बाग स्थित महादेव मंदिर व एटा के स्थित चौमुखी महादेव मंदिर पर सजाया गया भव्य फूल बंगला। भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन कर मांगी मन्नत। बुलेट सवार युवक की दबंगई आई सामने। बीच सड़क पर 55 वर्षीय वृद्ध को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र की घटना। अहिल्याबाई पार्क में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन आईडीए द्वारा जन जागरण यात्रा के दौरान बैठक को हुआ आयोजन। सभी धर्मों, समुदाय, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति पर हुई चर्चा। थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित कलाकृति के सामने तड़के सुबह करीब 4 बजे आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस को मौके से एक कंकाल भी मिला है, पर अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कंकाल किसका है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर आग कैसे लगी। थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित कलाकृति के सामने तड़के सुबह करीब 4 बजे आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गईं, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस को मौके से एक कंकाल भी मिला, जिसकी जांच कराने के बाद मालूम होगा कि ये कंकाल किसी जानवर का है या किसी व्यक्ति का। थाना ताजगंज के शिल्पग्राम रोड पर पेठे की दुकानें और रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद सेना भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे युवकों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण करते हुए आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और सभी दुकानें दमकल आने तक जलकर खाक हो चुकी थी। लगी है, 5-6 दुकानें जल गई हैं। कोई कारण मालूम पड़ा? नहीं, कारण अभी तक कोई स्पष्ट नहीं। ये लोग जो बता रहे हैं कि लगभग 4 बजे के लगभग आग लगी है, 4-4:30 बजे। तो अभी यहाँ कोई ऐसा आसपास कैमरा भी ट्रेस नहीं हुआ जिससे पता चल सके कि आग कैसे लगी। सर, एक शव भी इसके अंदर मिला रहा है। शव मेरी अभी चौकी इंचार्ज से बात हुई, मैं अभी आया हूँ, मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो बता रहे कि मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। वेटनरी डॉक्टर को भी उन्होंने बुलाया है, तो उसके बारे में वो किसका शव है, पशु का है, कुत्ते का है, बिल्ली का है, किसका है, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के। क्योंकि वो इतना जला हुआ है, वो बता रहे कि वो स्पष्ट सामने देखने से पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस को मौके पर मिले कंकाल का पता लगाया जा रहा है कि ये किसका है। दुकानदारों ने बताया ये कंकाल किसका है पता नहीं, क्योंकि किसी भी दुकान और होटल का कर्मचारी रात को नहीं रुकता। आग किन कारणों से लगी इसका पता भी लगाया जा रहा है। वहीं आग लगने के बाद दुकानदारों ने बताया कि दुकानों के बाहर रखे काउंटर और डेकोरेशन का सामान भी जलकर खाक हो गया। अगर दमकल और लेट आती तो अन्य दुकानें भी जल सकती थी। आग लगने के बाद मिले कंकाल को लेकर क्षेत्र में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कंकाल किसका है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुकानदारों के अनुसार ना तो कोई गार्ड और ना ही कोई कर्मचारी रात को ठहरता है। लोगों द्वारा यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कहीं ये कंकाल किसी विक्षिप्त का तो नहीं, जो कि रात को यहाँ सो गया हो, जिसके चलते यह आग की चपेट में आ गया। वहीं पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता लगाएगी कि कंकाल आखिर किसका है और आग ये कैसे लगी। कलेक्ट्रेट परिसर में बीते दिनों अधिवक्ताओं के बीच हुए झगड़े को लेकर एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने पहुंचे अधिवक्ताओं ने जहां दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की मांग उठाई, तो वहीं अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एक्ट लागू करने की भी मांग उठाई। बुधवार को आगरा के जिला मुख्यालय पर उस समय हड़कंप मच गया था जब एक अधिवक्ता पर 4 से 6 लोगों ने हमला कर दिया था। इस जानलेवा हमले में अधिवक्ता राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ था। तो वहीं इस घटना ने कलेक्ट्रेट के सुरक्षा इंतजामों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी थी, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस बल के आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लेकर पीड़ित को उपचार के लिए भेजा था। वह इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग उठाते हुए अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को अपनी आवाज बुलंद की। पीड़ित को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी को ज्ञापन सौंपा।
और आरोपियों को नामजद करते हुए प्रशासन से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जल्द से जल्द हो, इसकी मांग उठाई। वहीं इस पूरे मामले में ज्ञापन मिलने के बाद एडीएम सिटी प्रभाकांत अवस्थी प्रशासनिक तौर पर पूरे मामले की जानकारी दी। ये अधिवक्ताओं द्वारा जो है अधिवक्ता सुरक्षा जो अधिनियम कानून है उसको लागू करने के संबंध में दिया गया। ये कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं और अभी ताजा घटना जो है परसों हुई थी, जिसमें यहाँ एक हमारे अधिवक्ता है उनके ऊपर जो है हमला हुआ था। तो उसमें त्वरित कार्रवाई के लिए और गिरफ्तारी की मांग के लेकर के ये लोग मिलने आए थे। 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार भी हो गए हैं और शेष की जो है गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यालय जैसी सुरक्षित जगह पर इस तरह की बाधाएं तो सामने आ रही है? नहीं, सामने में वारदात आई है। सुरक्षा कलेक्टरी सुरक्षा जो है कड़ी की जाएगी और एक अभियान चला करके जो अनरजिस्टर्ड अधिवक्ता है उनको हटवाया जाएगा। सर दोनों ही पक्ष अभियुक्ता बताए गए हैं सर? नहीं, एक पक्ष तो अधिवक्ता है, दूसरा पक्ष ये कह रहा कि वो अधिवक्ता नहीं है, इसी की जांच करा करके अधिवक्ता नहीं तो उसका जो है चैम्बर और सीट उसके यहाँ हटवाई जाएगी। पीड़ित अधिवक्ता और उसके साथियों के अनुसार घटनाक्रम वाले दिन वे और उनके अधिवक्ता साथी हर रोज की तरह जिला मुख्यालय आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। राहुल उनके साथियों ने जब इसका विरोध किया तो ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंच गए और यहां अधिवक्ता राहुल पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अधिवक्ता पर जिन लोगों ने हमला किया और जिन लोगों को नामजद किया गया है उनके खिलाफ सख्त और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को नारेबाजी की। बहरहाल जिस तरह से जिला मुख्यालय पर जहां जिले के पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां एक अधिवक्ता पर इस तरह का हमला होने से यहां के सुरक्षा इंतजामों की पोल जरूर खुली है। बहरहाल अब देखना होगा कि ज्ञापन मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई आरोपियों के विरुद्ध करता है। शुक्रवार को अहिल्याबाई पार्क में भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन आईडीए द्वारा जन जागरण यात्रा के दौरान बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सिंह ने 74 वर्ष की आजादी के विद्वान सभी धर्मों, समुदाय व जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आदि किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं की, उस पर चर्चा की। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन आईडीए की जन जागरण यात्रा के दौरान शुक्रवार को आईडीए के राष्ट्रीय संयोजक साहब सिंह धनगर भैया ने बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि 74 वर्ष की आजादी में देश के विद्वान सभी धर्मों, सुविधा एवं जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति आदि किसी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली, जिसकी वजह से 90% मूल निवासी SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समाज की आर्थिक एवं शैक्षिक राजनीति स्थिति बहुत दयनीय है। किसानों के उत्थान के लिए कृषि क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। देश में शक्ति, निःशुल्क एवं समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए ताकि गरीबों के बच्चों को भी शिक्षा ग्रहण करने के समान अवसर प्राप्त हो। भारत में गरीबी, कुपोषण, भुखमरी आदि समस्याओं के निराकरण हेतु सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु 6000 प्रतिमाह की वोटर पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्षों तथा जो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया आईडीए गठबंधन, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, क्या कार्यक्रम है ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस का जो सामाजिक न्याय एवं आर्थिक आजादी हेतु जो जनजागरण यात्रा है, उसके तहत ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। 23 फरवरी को यह लखनऊ से शुरू हुआ था। 23 के बाद शुरू होकर के ये उन्नाव, कानपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, जालौन और कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा होते हुए आज यहाँ 12 तारीख का ये जन जागरण यात्रा का कार्यक्रम। सीमावर्ती देशों के बीच मतभेद समाप्त कर समस्याओं के स्थायी निराकरण हेतु सभी नागरिकों को सम्मानजनक जीवन यापन हेतु तैयार प्रतिमाह वोटर पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। सीमावर्ती देशों के बीच उत्पन्न मतभेद समाप्त कर मानव कल्याण हेतु शांति और भाईचारा स्थापित हो। इसके साथ ही लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। देश के नागरिकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ वशक्त बनाने हेतु नशाखोरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मिलावटखोरी को कठोर कानून बनाकर पूर्णतः रोका जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से घनश्याम कोरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वतंत्र जनता राज पार्टी, सूरत सिंह कश्यप, फतेह सिंह पाल, श्यामवीर सिंह, विजय सिंह बघेल, डॉक्टर CS धनगर, उपेंद्र कुमार धनगर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल पर आजकल शाहजहां का उर्स चल रहा है।
उर्स के दौरान ही शाहजहां और मुमताज की असली कब्र को पर्यटकों के लिए खोला जाता है, ताकि उर्स के दौरान पर्यटक शाहजहां और मुमताज की कब्र को देख सकें। इस दौरान उर्स के आखिरी दिन शुक्रवार को ताजमहल पर 1331 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई। संगमरमरी हुस्न की इमारत ताजमहल पर आजकल शाहजहां का उर्स चल रहा है। उर्स के दौरान ही शाहजहां और मुमताज की असली कब्र को पर्यटकों के लिए खोला जाता है, ताकि उर्स के दौरान पर्यटक शाहजहां और मुमताज की कब्र को देख सकें। इस दौरान ताजमहल का दीदार करने वाले पर्यटकों के लिए ताज में प्रवेश भी फ्री होता है। ये पहुंचाना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि हम अपने हिंदुस्तान की परंपराओं पे चलना चाहते हैं। तीसरी चीज हम हिंदुस्तान की चैन अमन के लिए दुआएं मांगते हैं। आज के दिन हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क चलाने वालों के लिए, हुकूमत लोगों के लिए, जो हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए सलामत की दुआ मांगते हैं। खास तौर से हमने अभी 2 दिन पहले दुआ मांगी थी, कोरोना भगाओ चादर चढ़ाओ। अब हो सकता है हमारी इस दुआ से कोरोना हिंदुस्तान से मिट जाए, नेस्त नाबूद हो जाए। और हमारी ये दुआ है कि कोरोना मिटना चाहिए, नेस्त नाबूद होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान की जनता कोरोना से दुखी हो गई थी, अब थोड़ा सुकून मिला है और हो सकता है हमारी दुआओं से बहुत असर होगा और हिंदुस्तान के जितने भी लोग परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर होंगी। और हमारा सपना था कि हम हिंदुस्तान के अंदर सारे मुल्क के लोगों की, सारे स्टेट के लोगों की मिलजुल के एक ऐसी हिसाब किताब बनाए जिससे को बहुत अच्छा मैसेज जाए। तो ये मैं 32 साल से मैंने उर्स के आखिरी दिन शुक्रवार को ताजमहल पर 1331 मीटर लंबी हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई, जिसे सभी धर्मों और वर्गों के रंगों को सहयोग के सतरंगी चादर को ताजमहल पर चढ़ाया गया और देश और दुनिया की एकता की मिसाल पेश की गई। चादर चढ़ाने वाली खुदामे रोजा कमेटी के अध्यक्ष ताहिर उद्दीन ताहिर ने कहा कि इस चादर में किसी एक धर्म या जाति का रंग नहीं होता। ये चादर पूरे हिंदुस्तान की चादर है और सभी के सहयोग से इसे तैयार किया जाता है। सरकार हॉस्पिटल में चल रहे विशाल निःशुल्क परामर्श एवं सर्जरी कैंप का लाभ मरीजों ने बढ़ चढ़कर उठाया। 3 दिवसीय आयोजित हुए निःशुल्क कैंप के माध्यम से विभिन्न जरूरतमंद लोगों को शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा परामर्श के साथ साथ रोगों से निजात दिलाने के लिए निःशुल्क ऑपरेशन किए गए। ये हम लोग नॉर्मली 3 दिन का कैंप करते हैं, जिसमें आउटडोर के मरीज देखे जाते हैं और जिनके ऑपरेशन की आवश्यकता होती है उनके ऑपरेशन भी किए जाते हैं। तो ये कल से शुरू हुआ है कैंप और 3 रोज का कैंप है। ये सत्यमेव जयते के साथ हम लोग कैंप लगाते आ रहे हैं बहुत दिनों से। और फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे साथ बाकी के भी स्पेशलिटी के लोग जुड़ गए। पहले सिर्फ गायनिक्स का, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का, बच्चों वाला कैंप, पीडियाट्रिक्स का ये लगाया करते थे। अब हमारे साथ सर्जरी, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यूरोलॉजी जिसमें डॉक्टर शेखर वाजपेयी यूरोलॉजी के सर्जन हैं, उनके बेटे विनायक वाजपेयी, ये दोनों बड़े बड़े डॉक्टर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो यूरोलॉजी के सारे केसेस वो लोग कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपी डॉक्टर शरद गुप्ता कर रहे हैं और जो गायनिक सर्जरी है वो सारी मैं और डॉक्टर देवाशीष सरकार कर रहे हैं। साथ में फिजिशियन भी देख रहे हैं, डॉक्टर एमएल पुष्लानी और डॉक्टर निखिल पुष्लानी, जो मेडिसिन के केसेस होते हैं। इसमें मरीज को जो सुविधा है वो ये है, एक तो फ्री देखा जा रहा है, फ्री दवाई दी जा रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी फ्री हो रहे हैं, ऑपरेशन भी फ्री हो रहे हैं। तो अभी तक जो ऑपरेशन हुए हैं उनमें है बच्चेदानी की रसौली के ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी, दूरबीन विधि द्वारा, और जो बच्चे नहीं होते इनफर्टिलिटी उनके लिए लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, जनरल सर्जरी में गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, ऑर्थोपेडिक में हड्डी वाले में डॉक्टर एस.एन. अग्रवाल है, वो कर रहे हैं हड्डी के ऑपरेशन, ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब तक करीब 20 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी चल रही है। आज के दिन भी शाम तक चलेगा, करीब 7-8 बज जाएंगे। ये जो कैंप की शुरुआत है ये कब से होगी? कैंप की शुरुआत रफली करीब 4 साल 5 साल हो गए। अभी क्या उद्देश्य है पूरे कैंप का?
तो उद्देश्य ये है कि जो मरीज अफोर्ड नहीं कर सकता है और चाहता है कि अच्छे बड़े डॉक्टर्स को दिखाए, पर वो उनकी फीस, खास करके ऑपरेशन की फीस नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उनको सुविधा ये देने के लिए की जा रही है, जिसमें कि सत्यमेव जयते हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि दवाइयों की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब करता है। निधि से जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं बच्चेदानी के, यानी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, TLH जिसको कहते हैं, उसके लिए हमारे पास से देश विदेश से ट्रेनी भी आते हैं। मतलब लोग नाइजीरिया से, श्रीलंका से और सिंगापुर से एक आया था, और अब जो है हमारे पास इस समय हैदराबाद से और दिल्ली से 2 कैंडिडेट आए हुए हैं। क्योंकि कोविड है, इस वजह से हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल 2 कैंडिडेट्स को, एक हैदराबाद से लेडी डॉक्टर आई हैं ये लैप्रोस्कोपी विधि सीखने के लिए, और एक दिल्ली से आए हैं, वो भी लैप्रोस्कोपी विधि सीखने। लैप्रोस्कोपी के लिए हमारे पास एक बहुत फेमस सर्जन है डॉक्टर प्रदीप गर्ग, वो यही ट्रेनिंग बहुत जगह करते हैं, हमारे आगरे में हमारे हॉस्पिटल में करते हैं। ये सत्यमेव जयते का कैंप हम लोगों ने 11 तारीख से ऑपरेशन शुरू किए हैं और रोज 3-4 केसेस हो रहे हैं। अभी भी उसी के उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आज भी शायद 5-6 केसेस हो जाएंगे। मैं अब तक 7 केसेस कर चुका हूं और इसमें हर्निया हुए हैं, गॉल ब्लैडर हुआ है, अम्बलाइकल हर्निया हुआ है, अपेंडिक्स हुई है ना, यही केसेस हैं जहां तक। मैं डॉक्टर शरद गुप्ता। हाँ जी, बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, MD सरकार हॉस्पिटल और IVF सेंटर की तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक विशाल मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है। 10, 11 और 12 मार्च को ये कैंप सरकार हॉस्पिटल और सत्यमेव जयते ट्रस्ट की तरफ से किया गया था, जिसमें कि स्त्री रोग, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी और भी जितने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, किडनी रोग, जितने सारे वरिष्ठ चिकित्सक हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस कैंप में करीब 150 रजिस्ट्रेशन हुए और 30 पेशेंट्स का निशुल्क ऑपरेशन किया गया। ये हमारा 20वां ऐसा कैंप है। स्त्री रोग के लिए हम 2 साल से इस तरह का निशुल्क कैंप लगा रहे हैं, जिसमें मैं स्वयं और डॉक्टर वरुण सरकार ऑपरेट करते हैं। इस बार इस कैंप को और विशाल रूप दिया गया और भी वरिष्ठ चिकित्सकों को इस कैंप में जोड़ा गया है। ऐसे ही कैंप हमारे आगरा शहर के जो ज़रूरतमंद मरीज हैं उनके लिए रेगुलरली लगता रहेगा। शुक्रवार को रेडियो सिटी की ओर से एक अनोखी पहल करते हुए हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहरवासियों को हेलमेट का वितरण किया गया और उनको जागरूक किया गया कि दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही यातायात नियमों का भी पालन करें। इस अवसर पर SP सिटी रोहन P बोत्रे ने हेलमेट वितरित कर शहरवासियों से अपील की कि जब भी घर से निकलें तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। शुक्रवार को रेडियो सिटी की ओर से एक अनोखी पहल करते हुए हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहरवासियों को हेलमेट का वितरण किया गया और जागरूक किया गया कि दुर्घटना से बचाव हेतु हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही यातायात नियमों का भी पालन करें। इस अवसर पर SP सिटी रोहन P बोत्रे ने हेलमेट वितरित कर शहरवासियों से अपील की कि जब भी घर से निकलें तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि ताजनगरी में हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें। और रेडियो सिटी के कोलैबोरेशन में यहाँ पे जो भी महिलाओं ने आज हेलमेट नहीं पहना था उनको हेलमेट वितरण का कार्यक्रम जो है वो हुआ था और एक अनोखी पहल जो है रेडियो सिटी की तरफ से ये ली गई है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी ट्रैफिक नियम है उसका पालन भी करें, साथ ही में जो भी हेलमेट पहनना है, सिग्नल्स को जंप ना करना, ये सारी चीज़ों का अनुपालन जरूर करें और पुलिस व्यवस्था को इसमें और सुदृढ़ बनाने में मदद करें।
मैं तो ये बोलना चाहूँगी, देखो अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। आपको पुलिस कितना रोक लेगी, घर वाले कितना रोक लेंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना सेफ रहना है अपनी फैमिली के लिए, आप कितना अवेयर रहते हैं। इसलिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। जेंट्स भी नहीं लगाते तो उनको भी आप बोलिए कि प्लीज़ हेलमेट लगाइए। हम लोग THK ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पिछले 3 साल से हम लोग ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते पता नहीं, वो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, क्या नहीं करते। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग प्लीज़ हेलमेट लगाएं, यूज़ करें। धन्यवाद। ट्रैफिक सपोर्टिंग संस्थापक अध्यक्ष। और जैसे कि आज हेलमेट वितरित किए गए, लगातार आप ये अभियान चलाते आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं लोग? हम लोग पिछले 3 साल से अभियान चला रहे हैं। लगभग 350 अभियान हमारे 18 मार्च को पूरे हो जाएंगे, 3 साल भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इसे लगाइए, क्योंकि हेलमेट ना होने से दुर्घटना होती है। फिर उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिर का होता है, जो कि एक टाइम में बहुत कॉस्टली पड़ता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पूरा परिवार उसमें बर्बाद हो जाता है। तो सभी से विनती है कि चाहे वो आगरा में लोकल में रहें, चाहे वो शहर से बाहर जाएं, हेलमेट, सीट बेल्ट और ये ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें, क्योंकि पुलिस भी एक टाइम तक आपको सपोर्ट करेगी। उसके बाद अल्टीमेटली अभी स्मार्ट सिटी लगने के बाद चालान इतने महंगे हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, उसको चालान की कीमत देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यदि रूल्स को फॉलो करेंगे, आपकी अपनी सेफ्टी रहेगी और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा आपको। थैंक यू सो मच। इस अवसर पर रजनी अग्रवाल ने कहा कि लोगों को ये समझना चाहिए कि हेलमेट लगाना बेहद जरूरी है, जो जनता नहीं समझती और बिना हेलमेट के ही गाड़ी चलाती है, जिससे कि उनके साथ उनके परिवार को भी उस पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिससे हेलमेट लगाकर बचा जा सकता है। वहीं रेडियो सिटी के सदस्यों ने बताया कि वे पिछले 3 साल से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि शहरवासियों को जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे कहीं भी जाएं तो हेलमेट को अवश्य साथ लेकर जाएं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में 3 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के संजय प्लेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने मांग की कि वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी देय का तत्काल भुगतान किया जाए। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी 3 सूत्रीय मांगों के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मांगे थी कि माह अक्टूबर 2020 से अब तक का बकाया 5 माह का वेतन, एक पेंशन का तत्काल भुगतान और प्रति माह नियमित रूप से वेतन पेंशन की भुगतान ट्रेजरी से कराया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी देयों का तत्काल भुगतान किया जाए और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके मृतक कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्य की वर्ष 2018 से अवैधानिक रूप से अवरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रारंभ की जाए। आज हम यहाँ पे 25वें दिन अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं प्रांतीय नेतृत्व के आधार पे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ये 25 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। 12 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन DM के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, परंतु शासन द्वारा हमारी तीनों मांगों में से अभी तक किसी मांग की पूर्ति नहीं की गई। हमारी ना तो अभी तक 5 माह की तनख्वाह, वेतन और पेंशन रिलीज किया गया है, ना ही हमारी अनुकंपा नियुक्ति को आदेश किए गए हैं और ना ही हमारे जो पेंशनर्स के देय हैं, ग्रेच्युटी, राशिकरण, पेंशन और GPF आदि, इनका भुगतान किया गया। और इस समय हमारा 25वें दिन आज हमारा आंदोलन चल रहा है। हमारी 3 विशेष 3 मांगे हैं, जो कि सबसे पहले हमारी अनुकंपा नियुक्ति और हमारा 5 माह का वेतन और हमारी बाकी लंबी समस्याएं और पेंशन, ये हमें नहीं मिल पा रही है। और जब तक ये भी हमें प्रोग्राम देने के लिए लखनऊ हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी से हमें जो भी निर्देश मिल रहा है, उसी के तहत प्रोग्राम यहाँ रख रहे हैं और आगे भी हमें जो भी निर्देश वहाँ से मिलेगा, उसी के तहत यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी के तहत में हम अपनी तरफ से यहाँ कोई नया काम नई बात नहीं रख रहे, जो हमें प्रांतीय कार्यकारिणी से हमारा चलता रहा है। उपरोक्त प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी संबद्ध संगठनों उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में 3 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के संजय प्लेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने मांग की कि वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी देय का तत्काल भुगतान किया जाए। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपनी 3 सूत्रीय मांगों के लिए मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम आगरा के संजय प्लेस स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। उनकी मांगे थी कि माह अक्टूबर 2020 से अब तक का बकाया 5 माह का वेतन, एक पेंशन का तत्काल भुगतान
और प्रति माह नियमित रूप से वेतन पेंशन की भुगतान ट्रेजरी से कराया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2016 से बकाया सभी पेंशनरी देयों का तत्काल भुगतान किया जाए और भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके मृतक कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्य की वर्ष 2018 से अवैधानिक रूप से अवरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति तत्काल प्रारंभ की जाए। आज हम यहाँ पे 25वें दिन अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं प्रांतीय नेतृत्व के आधार पे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा ये 25 दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। 12 तारीख को हमने धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन भी डीएम के महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया था, परंतु शासन द्वारा हमारी तीनों मांगों में से अभी तक किसी मांग की पूर्ति नहीं की गई है। हमारी ना तो अभी तक 5 माह की तनख्वाह वेतन और पेंशन रिलीज किया गया है, ना ही हमारी अनुकंपा नियुक्ति को आदेश किए गए हैं और ना ही हमारे जो पेंशनर्स के देय हैं ग्रेच्युटी, राशिकरण, पेंशन और जीपीएफ आदि इनका भुगतान किया गया। और इस समय हमारा 25वें दिन आज हमारा आंदोलन ये चल रहा है। हमारी 3 विशेष मांगे हैं, जो कि सबसे पहले हमारी अनुकंपा नियुक्ति और हमारा 5 माह का वेतन और हमारी बाकी लंबी समस्याएं और पेंशन ये हमें नहीं मिल पा रही है। और जब तक ये भी हमें प्रोग्राम देने के लिए लखनऊ हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी से हमें जो भी निर्देश मिल रहा है उसी के तहत प्रोग्राम यहाँ रख रहे हैं और आगे भी हमें जो भी निर्देश वहाँ से मिलेगा उसी के तहत यहाँ पे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। इसी के तहत में हम अपनी तरफ से यहाँ कोई नया काम नई बात नहीं रख रहे, जो हमें प्रांतीय कार्यकारिणी से हमारा चलता रहा है। उपरोक्त प्रदर्शन कार्यक्रम में सभी संबद्ध संगठनों, उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी महासंघ, डिप्लोमा इंजीनियर संगठन, लाल झंडा मजदूर यूनियन, जल निगम जल संस्थान मजदूर यूनियन, चतुर्थ श्रेणी संघ, लेखाकार संघ, पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता